डॉक्टर सुरैना, जब हम व्हाइट फंगस की बात कर रहे हैं तो इसको किस तरह के सिम्टम्स आते हैं जिससे हमें पता लग पाता है कि हाँ, इस व्यक्ति को व्हाइट फंगस हो गया है? देखिए, इन्होंने जैसे बताया अभी कि वो व्हाइट थ्रश, मुंह में भी व्हाइट थ्रश दिखाई देता है। देन एक्सेसिव वजाइनल में होता है तो वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ जाता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट उसके साइंस एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। जी जी। डॉक्टर अंशुमान, आपका कनेक्शन भी टूट गया था डिजिटल इंडिया में। जी जी। सेल्फ पेन मैनेजमेंट बाय विवेक अग्रवाल। विवेक अग्रवाल जी पूछते हैं, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई इम्यूनिटी इज बीइंग सरप्रेस्ड फ्रॉम डे वन ऑफ कोविड-19 सिम्टम्स। इज इट नॉट द वेरी कॉज ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस एज वेल एज फंगस? सवाल इनका अच्छा है, लेकिन इसका जवाब थोड़ा जटिल है। जटिल इसलिए है कि इम्यूनिटी इतनी बातें हुई है और इम्यूनिटी के कारण व्यापार चालू हो गया। डॉक्टर मतलब अंशुमान, आप आगे बढ़े। ये जो आपने कहा ना, इम्यूनिटी के कारण व्यापार चालू हो गया, हर चीज में ही इम्यूनिटी आ गया। इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी सैनिटाइजर, पता नहीं किस किस चीज में इम्यूनिटी डाल दिया गया। वर्ड इम्यूनिटी का जी इतना ज्यादा पिछले एक साल में सुना है, मुझे नहीं लगता इससे पहले इतना ज्यादा इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट में आए होंगे जितने पिछले एक साल में आ गए। जी। तो इस पे कोरोना वायरस के समय इम्यूनिटी का इसलिए बवाल चला। अच्छा, सबको सबको यही कहते सुना, इम्यूनिटी बढ़ानी है, जबकि टेक्निकली स्पीकिंग इम्यूनिटी बढ़ानी नहीं है। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब होता है हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स। यही कोरोना में डेथ का कारण है। मतलब अगर हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स हुआ, मतलब इम्यून सिस्टम आपका हाइपर एक्टिव होके कोरोना वायरस के लिए लड़ाई चालू करेगा, तभी साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम होता है, लंग को डैमेज करता है और आपकी हालत गंभीर होती है। इसलिए क्या करना है, इम्यूनिटी को सम अवस्था में रखना है, बराबर, न लो हो न हाई हो। कारण क्या है कि कोरोना वायरस से फाइट भी करना है आपको, एंटीबॉडी भी तैयार करना, आईजीजी आईजीएम भी तैयार करना है, एट द सेम टाइम हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पाया जा रहा है कि कोविड का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस इन रिटर्न एंटीबॉडी तो बना लेता है आईजीजी और आईजीएम, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम को इतना डिस्टर्ब कर देता है कि फर्दर कोर्स में 2 से 4 हफ्ते तक आपकी बॉडी रिकूप करने में समय लेती है, जिसमें आपको थकान का होना, हेडेक होना, मेलेज मतलब उसमें शरीर में दर्द होना, अच्छा नहीं महसूस होना, या लो ग्रेड फीवर 99 टू 100 के बीच में रह रहा है। ये बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, मतलब दोनों के बीच जो लड़ाई हुई है, आप समझ सकते हैं बैटल फील्ड चला शरीर के अंदर वायरस और एंटीबॉडी के बीच में। इससे रिकूप करने के लिए, रीगेन करने के लिए बॉडी को 2 से 4 हफ्ते का समय लगता है। उस समय वाकई आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ रहती है। गड़बड़ से मतलब है कम ज्यादा नहीं, वो नहीं रहती है जो होना चाहिए सम अवस्था में, बैलेंस्ड, चैनलाइज्ड, कि अगर कोई अटैक हो किसी चीज का तो ये रोक सके, और डिस्टर्ब इम्यूनिटी रहती है उस समय। तो ये जरूर है। इसीलिए रिकवरी से 2 से 4 हफ्ते के बीच हम कहते हैं टेक प्रॉपर रेस्ट, अच्छी नींद लो, खाना अच्छा खाओ, शुद्ध भारतीय भोजन खाओ, पानी मतलब किसी भी फॉर्म में हाइड्रेशन की मात्रा अच्छी रखो। ये कुछ ऐसे परहेज हैं जो आपके बॉडी को रिकूप करने के लिए जरूरत होती है, और उसको करें। जी। डॉक्टर अंशुमान, जैसे अभी आप फंगस के बारे में बता रहे थे तो आपने बताया कि भाई ये नमी के कारण हो जाता है। आपने ये भी बताया कि हवा में भी उपलब्ध है। तो जबकि कोरोना के लिए, कोविड के लेते हैं कि एयरबोर्न भी हो चुका है। तो इस केस में ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस को एयरबोर्न माने, वाटरबोर्न माने, या तो ऐसी कोई बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। ब्लैक फंगस आप ऐसे समझें कि जैसे फफूंद तो सबने देखा होगा मेरे ख्याल से, दीवार पे लगा हुआ काला काला धब्बा, या ब्रेड पे जी। लगा हुआ काला फफूंद। तो ये एक समझ लीजिए घास की तरह, दूब घास की तरह इमेजिन कीजिए कि ब्लैक फंगस अपने पांव पसारता है, फैलता जाता है, और एक मैच्योरिटी के बाद, जैसे कोई पेड़ पौधा जब मैच्योर होता है तो अपने बीज बनाता है, फल, पहले फूल बनाता है, फिर फल बनाता है, फिर फल से बीज बनता है। तो इसके भी स्टेप्स हैं, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, देन स्पोर्स। स्पोर्स इसका बीज हुआ। और ये जहां फंगस जमा है, जैसे मैंने बताया नमी वाली जगह में, गार्डन में, वहां पे इसका पेड़, मतलब पेड़ नहीं है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, म्यूकर माइकोसिस वहां पे जमा रहा, लेकिन वहां से स्पोर्स, इसके बीज निकल के हवा में उड़ते हुए वातावरण में पहुंच गया। वही स्पोर आप इनहेल करते हैं, मतलब बीज आपने इनहेल किया और आपके बॉडी में जाके ये पौधा जमा होता है। पौधा नहीं है, बार बार मैं इसलिए समझा रहा हूं कि पौधा नहीं है, ये जीव है, फंगस एक जीव है, और वहां पे ये ग्रो करने लगता है। इसका तो ब्लैक फंगस का ऐसे हो गया
कैंडिडा एल्बिकेंस जो व्हाइट फंगस है वो हवा के द्वारा नहीं आता है, वो आता है कांटेक्ट से। मतलब आपका अगर फीडिंग करने का चम्मच, बर्तन या टॉवेल या मास्क, इस सब चीजों में अगर कैंडिडा एल्बिकेंस है, या कभी कभी आपके अपने कमेंसल जो शरीर के साथ में थे वही ग्रो कर गए इम्यूनिटी कम होने के कारण, तो ये एयरबॉर्न नहीं है। इस समय कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ब्लैक फंगस है तो क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है, उसी घर में रह रहे हो तो? नहीं हो सकता है। अगर एक व्यक्ति ब्लैक फंगस से पीड़ित हुआ है तो उसके अंदर स्पोर्स आए, इम्यूनिटी कम थी, उसको हो गया। ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए संक्रमित नहीं करेगा कि इसमें हाइफी है फंगस का, स्पोर्स नहीं है, स्पोर्स वातावरण में है। तो दूसरा जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको इससे संक्रमण नहीं पहुंचेगा। उसकी कभी इम्यूनिटी डाउन होगी तो वातावरण से संक्रमण ले सकता है, ना कि इस मरीज से संक्रमण लेगा। जी डॉक्टर अंशुमान, एक क्वेश्चन और है, वो कोरोना से रिलेटेड है। किसी ने मुझे मैसेज भेजा था कुछ दिन पहले कि प्रोग्राम में जब डॉक्टर साहब आए तो उनसे पूछिएगा कि कोरोना वायरस डाउनवर्ड्स जाता है, स्प्रेड होता है या अपवर्ड्स। यानी उनका कहना था कि भाई अगर वो अपवर्ड्स जाता है तो उसमें आपको स्मेल लॉस हो जाती है, टेस्ट लॉस हो जाती है, लेकिन अगर कोरोना वायरस डाउनवर्ड्स ट्रेवल करता है तो लंग्स को नुकसान पहुंचाता है और ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसमें ये कितनी सच्चाई है? और अगर दूसरी, और इसके साथ मेरा क्वेश्चन है जो भाई अपवर्ड्स और डाउनवर्ड जाता है तो कौन सी जगह पे कोरोना वायरस पैदा होता है? रविंद्र जी, मैं बताऊं, वायरस जीव नहीं है, मतलब जीवित कुछ नहीं है। वायरस न तो मृत है न जीवित है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। कोरोना वायरस SARS-CoV-2 सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ये बहुत छोटे पार्टिकल्स, आंखों से नहीं दिखने वाले, इसको विरियॉन्स छोटे पार्टिकल को बोलते हैं। ये आपके अंदर आया, ये हवा से उड़ता हुआ आएगा, ड्रॉपलेट से आएगा, या जैसे भी आपके नाक के रास्ते जाएगा। पहली जो इसकी जगह होगी जहां स्टे करेगा वो करेगा नाक के पिछले हिस्से में, जिसको कहते हैं नेजोफेरिंग्स, नाक से उतर के गले के ऊपर। उसके बाद थ्रोट में कॉलोनाइज होगा। तो आप देखते हैं रैपिड एंटीजन के लिए टेस्ट नाक से नेजोफेरिंग से लिया जाता है। पहला पॉइंट जो स्टेशन होता है इसका रुकने का, वहां से टेस्ट लेते हैं रैपिड एंटीजन। फिर जाता है थ्रोट में, गले में, जैसे आप मुंह खोल के ब्रश करने के समय पीछे के हिस्से को देखते हैं गले, वहां रुकता है। तो RT-PCR का सैंपल थ्रोट से लिया जाता है। उसके बाद ये सांस हम लेते हैं, खाना खाते हैं, ये दोनों का कॉमन जंक्शन है जहां सेकेंड स्टेशन है इसका। उसके बाद वायरस ये जा सकता है या तो फेफड़े में या तो इंटेस्टाइन में। पिछले साल जो स्ट्रेन था वो इंटेस्टाइन में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं कर रहा था। इस साल आंत की भी समस्या हो, मतलब पेट की समस्या हो, जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया, ब्लोटिंग, मतलब पेट फूला रहना, इस तरह की समस्या दिया। और फेफड़े में जब गया तो निमोनाइटिस के सिम्टम्स दिया। लेकिन इसके अलावे आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे कई मरीज कैंसर के जब ऑपरेशन के पहले RT-PCR कराया, पॉजिटिव आ गए। रिकवरी के बाद जब उनका ऑपरेशन मैंने किया तो पल्मोनरी, मान लीजिए फेफड़े का उसको कोरोना हुआ था, और मैं ऑपरेशन अगर नेक का कर रहा हूँ, कमांडो ऑपरेशन कर रहा हूँ माउथ कैंसर के लिए, तो नेक में भी इन्फ्लामेटरी फ्लूइड, मतलब पानी जमा था, मतलब उसके हर टिश्यू में चेंजेस मिले मुझे। ब्रेस्ट स्तन कैंसर का ऑपरेशन किया, उसमें मिला। पेट का ऑपरेशन किया, पेट के कैंसर का, तो वहां मिला। मतलब इन जनरल ये शरीर के एक एक टिश्यू को इंपैक्ट करता है और इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं, और ये समय के साथ ही जाएगा। हालांकि उस पर हम लोग रिसर्च अभी कर रहे हैं कि क्यों इस तरह के इन्फ्लामेटरी चेंज उन जगहों पे हुआ जहां इसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। तो इसलिए ये थ्योरी कि अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा नहीं जाता है। फंगस, वायरस अपने स्टाइल से जहां जहां ACE2 रिसेप्टर होगा, ACE2 रिसेप्टर जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप 2 रिसेप्टर, वहां पे जाके इसका स्पाइक प्रोटीन अटैचमेंट का काम करता है, अटैच होगा, और वहां से फर्दर ये ह्यूमन DNA को लेके रेप्लिकेट करता है। ह्यूमन सेल इसको चाहिए, तब ये मल्टीप्लिकेशन चालू करेगा, और उस मल्टीप्लिकेशन के साथ दूसरे सेल में फर्दर पहुंचेगा, और इस आदमी के सांस के रास्ते बाहर भी निकलेगा, दूसरे को संक्रमित भी करेगा।